वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल, माई सेल्फ राकेश शुक्ला। एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ 9th स्टैंडर्ड मैथ्स एक्सरसाइज 5.1 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री पार्ट 1 में आपने देखा था ऑक्सियम्स, पोस्टुलेट्स के बारे में और जो डेफिनेशंस यूक्लिड ने दी थी उसके बारे में। अब उसी का यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करना है और एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स विद रीजंस। आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है लेकिन विद रीजन बताना है, रीजन भी बताना है कि ट्रू क्यों है और वो फॉल्स क्यों है, ठीक है ना। आमतौर पे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली ट्रू फॉल्स लिख दिया। यू शुड नो द रीजंस आल्सो, व्हाई दे आर ट्रू और व्हाई दे आर फॉल्स। सो फर्स्ट वन इज दैट हियर only one line can pass through single point, only one line can pass through single point। इन्होंने ऐसा बोला कि एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है, जो कि गलत है। ये क्या है, ये फॉल्स है, गलत है। क्यों गलत है, रीजन देखिए। ये एक लाइन है, यहां से so many lines can pass out, कई सारी लाइनें यहां से देखिए पास आउट हो सकती हैं, ऐसे 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 ऐसे, फिर ये लाइन भी देखिए ऐसे पास आउट हो जाएगी, ये लाइन भी देखिए ऐसे पास आउट हो जाएगी। सो थ्रू अ सिंगल पॉइंट, ये अगर एक इसका सेंटर है तो यहां से आप देख पा रहे हैं सो मेनी लाइंस कैन पास आउट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शन में कई सारी लाइंस पास आउट होंगी। तो फर्स्ट आपका फॉल्स है, गलत होगा। सेकंड क्या बोला, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इन्होंने क्या बोला है कि देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, यानी कि विच पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी कि दो अलग अलग पॉइंट से। ये देखिए 2 पॉइंट्स है इस तरीके से, एक का नाम ए दूसरे का नाम बी। तो इन्होंने ऐसा बोला कि 2 पॉइंट से सो मेनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। इनफाइनाइट नंबर लाइंस मतलब होता है कि सो मेनी लाइंस, कई सारी लाइनें पास आउट हो सकती हैं। तो ये भी एक बार फिर से गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास आउट हो सकती है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पास आउट हो सकती है, कुछ इस तरीके से। तो ये आपका सेकंड भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। रीजंस भी आपको पर्टिकुलर आंसर बुक में आराम से लिखना है, अदरवाइज आपकी एक्सप्लेनेशन गलत मानी जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे थर्ड पार्ट की बात करें, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। टर्मिनेटेड लाइन, तो टर्मिनेटेड लाइन की बात करें तो ये देखिए एक लाइन, यानी एक लाइन सेगमेंट, एक तरीके से आप बोल सकते हैं इसको, लाइन सेगमेंट है। सो इट इज सेइंग दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड। तो ये दोनों साइड कई सारी लाइनों को प्रोड्यूस कर सकती है, बिल्कुल सही बात है। ये देखिए ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। सो इट कैन प्रोड्यूस सो मेनी लाइंस एट अ टाइम, ठीक है ना। लेकिन कहाँ पे, इसके एंड पर, ठीक है ना। ये देखिए ऐसे ऐसे कितनी भी आप ड्रॉ कर दो, है ना, जितने भी ड्रॉ करोगे उतने हो जाएंगे। सो दैट अ टर्मिनेटेड लाइन, यानी कि एक लाइन जो टर्मिनेट हो चुकी है। टर्मिनेट होने का मतलब वहां पे फिनिश हो गई है, यानी कि यहाँ पे ये लाइन फिनिश हो गई है। तो अब यहां से ये इंडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड, तो ये दोनों साइड के लिए कई सारी लाइनें बना सकता है। तो यानी कि ये आपका हो जाएगा ट्रू, सो मेनी लाइंस आर हियर। फोर्थ वन इज इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। इन्होंने क्या बोला है, 2 सर्कल्स आर इक्वल, 2 सर्कल इक्वल है, यानी कि 2 सर्कल कुछ इस तरीके से हैं एंड बोथ आर इक्वल। तो इन्होंने ऐसा बोला देन देयर रेडियाई आर इक्वल। तो ये आपने अभी पीछे ऑक्सियम्स और पोस्टुलेट्स बताए गए थे, तो वहां पे आपने देखा था कि दैट मीन्स इफ 2 इक्वल्स आर इक्वल देन देयर ऑल द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। तो यानी कि अगर ये दोनों सर्कल अगर इक्वल हैं तो सिंपल सी बात है इनकी रेडियस भी इक्वल होगी। यानी कि अगर इसकी रेडियस स्मॉल आर है तो इसकी भी रेडियस स्मॉल आर होगी। 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। जब दोनों सर्कल ही आपस में इक्वल हैं तो उनकी रेडियस भी आपस में इक्वल होगी, यानी कि ये एक बार फिर से आपका ट्रू स्टेटमेंट हो गया। बात करते हैं नंबर 5 की। इन फिगर इफ AB इज इक्वल टू PQ एंड PQ इज इक्वल टू XY देन AB इज इक्वल टू XY। इन्होंने क्या बोला है, AB इक्वल है PQ के, यानी कि ये AB, दिस AB इज इक्वल टू दिस वन, किसके, PQ के, एंड PQ इज इक्वल टू XY। और ये PQ जो है किसके इक्वल है, XY के इक्वल है। PQ किसके इक्वल है, XY के इक्वल है। तो ये बोल रहा है देन AB इज इक्वल टू XY, तो AB भी XY के इक्वल होगा, ऑब्वियसली इक्वल होगा। आपको बताया गया था कि दैट मीन्स इक्वल्स, इफ 2 इक्वल्स आर इक्वल टू ईच अदर, if 2
different equals are equal to each other, then first and third also be equal to each other. ये मैंने आपको ऑक्सिम्स में बताया था वहां पे. तो अगर AB इक्वल है PQ के, ठीक है ना, इसको आप ऐसे देख लो, if AB is equal to PQ and this PQ is equal to XY. अब देखिए, इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 मान लूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लूं, तो PQ देखिए, PQ इक्वल है AB के और यहां पे PQ इक्वल है XY के. सो इट मींस दैट फ्रॉम, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, आपको क्या मिलेगा, देखिए PQ AB के इक्वल भी है, PQ XY के भी इक्वल है, तो यानी कि AB और XY भी आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे. इसका मतलब AB इज इक्वल टू XY, तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी विद रीजन. सेकेंड क्वेश्चन इज दैट गिव डेफिनेशन. डेफिनेशन आपको देनी है. यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए गए हैं. पहला पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर. तो सुना होगा आपने इन सारी लाइनों के बारे में. और तो एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होगी, सबसे पहले बात करते हैं पैरेलल लाइंस की. तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, तो यहां पे लिखेंगे टू लाइंस विच डू नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट. यानी कि टू लाइंस विच डू नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट कॉल्ड पैरेलल लाइंस. तो ये देखिए पैरेलल लाइंस होती है, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये पैरेलल लाइंस है. अब इन दोनों लाइनों को आप ऊपर नीचे कितना भी एक्सटेंड कर दो, आप ऊपर नीचे कितना भी आप इनको बढ़ाओगे, लेकिन आपको कहीं से भी ये कोई कॉमन पॉइंट आपको इसमें नहीं मिलेगा. यानी ये कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे. तो ये तो बात हो गई पैरेलल लाइन की. बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस की, ठीक है ना. तो यहां पे लिखेंगे टू लाइंस after intersecting makes right angle. Two lines after intersecting makes a right angle called perpendicular lines. यानी कि दो लाइनें कुछ इस तरीके से हो कि जब वो एक दूसरे को क्रॉस करें, इंटरसेक्ट करें. इंटरसेक्ट का मतलब पता है ना, क्रॉस करना. तो ये दो लाइनें हैं, ये इसको अगर मैं नाम दे दूं AB और इसको मैं नाम दे दूं PQ, तो ये दोनों एक दूसरे को सपोज पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं. यहाँ पे देखिए क्रॉस कर रही हैं. क्रॉस करने के बाद ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बना रही है. कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का, यानी कि राइट एंगल बना रही है. सो टू लाइंस आफ्टर इंटरसेक्टिंग मेक्स अ राइट एंगल कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस. दो लाइनें अगर एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद, इंटरसेक्ट करने के बाद में राइट एंगल बनाती हैं, तो वो दोनों लाइनें 110% परपेंडिकुलर लाइंस होंगी. फिर बात आती है लाइन सेगमेंट की. लाइन सेगमेंट में क्या होता है, अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स. अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स, यानी कि एक ऐसी लाइन जिसमें दो एंड पॉइंट्स होते हैं. यानी कि ये देखिए कुछ इस तरीके से, इसको आप क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. ये चीज क्या है, लाइन सेगमेंट है. क्या है ये, लाइन सेगमेंट. रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है इसकी, AB के ऊपर देखिए इस तरीके से लाइन बना दोगे तो ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा. अच्छा, दूसरा लाइन क्या होती है, लाइन में क्या होता है, लाइन हैज टू एरो हेड्स. लाइन में क्या होता है, यहां भी आप A लिखोगे, यहां B लिखोगे, लेकिन ये चीज क्या है, ये है लाइन. क्या है, लाइन. और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे. तो ये, इसको हम लोग लाइन AB पढ़ेंगे, इसको हम लोग लाइन सेगमेंट AB पढ़ेंगे. लाइन सेगमेंट की खासियत क्या होती है, लाइन सेगमेंट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इन एनी डायरेक्शन.
यानी कि लाइन सेगमेंट को आप किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं कर सकते, उसको बढ़ा नहीं सकते, जबकि लाइन जो होती है इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शन फॉर एंडलेस लेंथ। यानी कि लाइन को आप दोनों डायरेक्शन में, देखिए इस तरफ भी और इस तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों तरफ एंडलेस डिस्टेंस के लिए आप इसको बढ़ा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। तो लाइन और लाइन सेगमेंट में ये थोड़ा डिफरेंस होता है, और इनकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो भी मैंने आपको बता दी कि ये आपका लाइन सेगमेंट हो गया, ये आपकी क्या हो गई, लाइन हो गई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका आता है रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल और लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल एक लाइन सेगमेंट होता है, और लाइन सेगमेंट which one end is at center while another at any point on the circle. A line segment which one end is at center and while another at any point on the circle, यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल, ये देखिए ये आपका सर्कल है, ये एक लाइन सेगमेंट होता है जिसका एक एंड पॉइंट कहां पे होता है, सेंटर पे होता है, और दूसरा एंड पॉइंट सर्कल के किसी भी पॉइंट पर हो सकता है। यानी ये मैंने यहां पे ड्रॉ किया, ये जरूरी नहीं यहां, आप यहां भी कर सकते हो, यहां भी कर सकते हो, किधर भी करोगे रेडियस ही होगा। तो ये सर्कल के दूसरा एंड पॉइंट सर्कल के किसी भी पॉइंट पर होगा, लेकिन फर्स्ट एंड पॉइंट आपका कहां पे होना चाहिए, सर्कल के सेंटर पे होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल। उसके बाद में आता है स्क्वायर। स्क्वायर आपको पता ही होगा ऑलरेडी, a quadrilateral whose all sides are equal, a quadrilateral whose all sides are equal called square। स्क्वायर क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, स्क्वायर हो गया। अच्छा क्वाड्रिलेटरल, ये अभी चैप्टर आएगा आगे आपको पढ़ाया जाएगा। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड। जैसे ट्राइंगल आप पढ़ते हो, ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, ठीक है ना। ट्राइंगल में कितने, 3 साइड्स होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में इस तरीके से 4 साइड्स होते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये आपको आगे बताया जाएगा। तो क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा शेप होता है जिसमें 4 साइड्स होते हैं, 4 वर्टिसेस होती है, 4 एंगल्स होते हैं। तो स्क्वायर इसी क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप होता है। तो यानी स्क्वायर क्या होता है, और क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। Question number 3, consider 2 postulates given below. First, given any 2 distinct points A and B, there exists a third point C which is in between A and B. फिर से क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, एकदम इजी है। Given any 2 distinct points A and B, there exists a third point C which is in between A and B. तो आपको सिंपल सी बात पता है कि यहाँ पे अगर एक लाइन अगर AB है, ये एक लाइन हो गई AB, ये एक लाइन बन गई। अब यहां पे क्या करना है, सिंस अ लाइन इज मेड अप ऑफ सो मेनी पॉइंट्स, एक लाइन जो होती है ये कई सारे पॉइंट्स से मिलकर बनी होती है। तो लिखेंगे यहां पे सिंस लाइन या फिर लाइन सेगमेंट जो भी है, सिंस लाइन इज मेड अप ऑफ सो मेनी पॉइंट्स, so any point can be taken except A and B, that point will be between A and B। यानी कि यहां पे क्या लिखा मैंने, सिंस लाइन इज मेड अप ऑफ सो मेनी पॉइंट्स, क्योंकि लाइन कई सारे पॉइंट्स से मिलकर बनी होती है। सो एनी पॉइंट कैन बी टेकन एक्सेप्ट ए एंड बी, तो सिर्फ इस ए और बी को छोड़कर कोई भी पॉइंट आप कहीं भी आप ले लो। मान लो एक पॉइंट सी ले लिया, यहां ले लिया, यहां ले लिया, कहीं भी आप ले लो। सो दैट पॉइंट विल बी बिटवीन ए एंड बी। तो ये पॉइंट हमेशा ए और बी के बीच में होगा। कहीं भी आप लोगे, इस पॉइंट पे ले लो, इस पॉइंट पे ले लो, कहीं भी आप लोगे तो वो क्या होगा, ए और बी के बीच में ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई फर्स्ट पार्ट की। सेकंड क्या है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन।
देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स। अब यहां पे ये बोल रहे हैं कि अगर 3 पॉइंट्स होंगे तो उनमें से क्या होगा कि वो सारे एक लाइन पे नहीं होंगे। सिंपल सी बात है कि दैट मीन्स यहां पे भी आपको पता है कि एक लाइन जो कि 2 पॉइंट से मिलकर बनी होती है, तो इन्होंने क्या बोला, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो 3 पॉइंट्स अगर हैं तो ये ए और बी ये तो एक लाइन पे हो गए। अब अगर एक तीसरा पॉइंट सी आप यहां ले लो तो ए बी सी क्या तीनों एक लाइन पे हैं? नहीं है ना। all 3 are on the same line? No, they are not on the same line. So it means that since a line is made up of so many points and for a straight line 2 points are compulsory, तो 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो यानी कि तीसरा पॉइंट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो आपका इस लाइन पर ही हो, वो ऊपर नीचे भी हो सकता है। इट्स क्वाइट नेचर ऑफ द दिस काइंड ऑफ पोस्टुलेट। ये आपके यूक्लिड के पोस्टुलेट में भी यही चीज बताई गई है। समझ में आ गई बात? तो ये आपका इसका आंसर हो गया। तो यहां पे आप ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सिंस अ स्ट्रेट लाइन कैन बी मेड ऑफ 2 पॉइंट्स ओनली, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट से बनाई जा सकती है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 is that if a point C lies between 2 points A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half AB. Explain by drawing the figure. तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है और ये हो गई एक लाइन, इसका नाम है A B और यहाँ पे सेंटर में एक पॉइंट आप ले लो C। हो गया आपका इतना। इन्होंने क्या बोला है, AC इज इक्वल टू BC, तो यहां पे आप लिख दो AC इज इक्वल टू BC। ये क्या है, गिवन दिया गया है, ये आपको दिया गया है। बोल रहे हैं देन प्रूव दैट AC इज इक्वल टू हाफ AB। तो आपको ये देखिए यहां से आप फिगर से अगर देख पा रहे हो तो यानी कि AC इज इक्वल टू BC, यानी ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल है, सेम है, जो कि इन्होंने क्वेश्चन में दिया है। तो यानी कि AC प्लस AC इज इक्वल टू, अगर मैं बोलूं तो ये क्या हो जाएगा, AC प्लस BC। ऐसा लिख सकते हैं ना। कहां से लिख सकते हैं, फ्रॉम फिगर से। या अगर कोई इसमें बोले कि इसमें कौन सा रूल्स या पोस्टुलेट्स लगती है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। यानी कि इसमें हमने क्या किया है, इक्वल्स को इक्वल में ऐड कर दिया। देखिए इक्वल्स को इक्वल में ऐड किया है ना, यही काम तो हमने यहां पे किया है, फिगर से आप देख पा रहे हैं। तो अच्छा चलिए अब आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो सबसे पहली चीज तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां पे आप देखना कि AC प्लस AC ये क्या हो जाएगा, 2AC इज इक्वल टू, ये देखिए AC प्लस BC, AC प्लस BC। तो AC और BC को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, पूरा AB मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, AB मिलेगा। तो यानी कि AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 AB। यही तो आपको प्रूफ करना था। AC इज इक्वल टू हाफ AB, AC इज इक्वल टू हाफ AB। ये आपका आंसर हो गया। सो आई थिंक इट्स सो इजी। In question number 5, which is connected to this question number 4. In question number 4, C is midpoint of line segment AB. Line segment AB का C एक midpoint है। कह रहे prove that every line segment has one and only one midpoint. आपको प्रूफ करना है कि हर एक लाइन सेगमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। ऑब्वियसली होता है, बट वी हैव टू प्रूव। तो यहाँ पे हम इसके सॉल्यूशन में, आंसर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे as we prove that AC is equal to half AB. So let us take two midpoints C and D, यानी कि दो मिड पॉइंट हम लोग C और D मान लेते हैं। AB लाइन सेगमेंट है, C मिड पॉइंट है, और एक मिड पॉइंट और भी हम लोग D अगर कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे,
तो अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब ये हो गया, फिर AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, तो यानी AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB था, तो यानी अगर DB इसका मिड पॉइंट है, इफ D इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, अगर DB लाइन AB का मिड पॉइंट है तो यानी AD इज इक्वल टू भी हाफ AB ही होगा, सिंपल सी बात है। बट दिस इंसिडेंट और दिस फेनोमेना, यानी कि ये ऐसा पॉसिबल तभी होगा, यानी कि यहां पे लिख पाएंगे द एबव sequence is possible only when C and D are कोइंसाइडिंग, यानी ये चीज तभी पॉसिबल होगी जब C और D एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइड करने का मतलब एक दूसरे के ऊपर ही होंगे, तो C और D दोनों एक दूसरे के ऊपर ही होंगे, तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो, इसका मतलब आप बोल सकते हो कि AC इज इक्वल टू AD, AC इक्वल है किसके, AD के इक्वल है, और दोनों जब एक दूसरे के ऊपर ही हैं तो यानी एक ही पोजीशन पे है। इट मींस दैट एवरी लाइन सेगमेंट, हर एक लाइन सेगमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, जस्ट ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर इफ AC इज इक्वल टू BD देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD, यानी अगर AC BD के इक्वल है तो आपको प्रूफ करना है AB CD के बराबर होगा। तो यहां पे आइए लिखते हैं दैट AC इज इक्वल टू, ये इसका सॉल्यूशन रहेगा, AC इज इक्वल टू BD, ये क्या है दिया गया है, एंड AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD है, ये क्या है टू प्रूव यानी कि ये हमें प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं, फ्रॉम फिगर वी कैन राइट दैट, सबसे पहले देखिए AC, तो AC निकालेंगे, AC इज इक्वल टू फिगर से अगर आप देखो तो ये AC है, AB प्लस BC, तो ये आप इसको लिख पाएंगे AB प्लस BC, ठीक है ना, AB प्लस BC। दूसरा BD है, तो यहां पे BD आप लिखेंगे, BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BC प्लस CD, यहां पे क्या लिखेंगे BC प्लस CD, BC प्लस CD हो गया, ठीक है ना। अब इसको आप बोल देंगे इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे आप। आगे क्या बोला है, AC इज इक्वल टू BD, तो यानी कि यहां पे लिखेंगे आप कि दैट AC इज इक्वल टू BD, ऑलरेडी ये आपको दे के रखा है इसमें, ठीक है ना। तो AC BD दोनों इक्वल है, तो यानी कि हम लिख पाएंगे AB प्लस BC इज इक्वल टू BC प्लस CD, बराबर। अब यहां से देखो, अगर एक चीज अगर देखो तो ये BC से BC कैंसिल हो गया, बचा क्या AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, यही तो आपको प्रूफ करना था, ये चीज AB इज इक्वल टू CD। दिस इज योर फाइनल आंसर, इट्स सो इजी। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 5.1, दैट इज ये एक्सरसाइज 5.1 है आपकी। इन्होंने बोला है वाई एक्सियोम 5 इज कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल ट्रूथ। एक्सियोम 5 को यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों माना जाता है, क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले तो एक्सियोम 5 आपको पता होना चाहिए। एक्सियोम नंबर 5 क्या है, दैट होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। अब सिंपल सी बात है भाई, एक चीज पहले आप ये बताओ मुझे, अगर ये एक सर्कल है, ठीक है ना, ये होल है, ये पूरा का पूरा होल है, यानी पूरा। होल का मतलब होता है संपूर्ण, होल का मतलब होल नहीं, हाँ, होल का मतलब क्या होता है संपूर्ण। होल को हिंदी में क्या बोलते हैं, संपूर्ण। संपूर्ण अर्थात पूरा, पूरा का पूरा। तो ये एक सर्कल है पूरा, इसका अगर एक कोई पार्ट आप ले लेते हो, ये पार्ट मान लीजिए आपने ले लिया, तो आपको कितना मिला, इतना। देखिए सिर्फ और सिर्फ इतना, ये देखिए। अब जरा आप मुझे बताइए कि ये पूरा सर्कल है और ये सर्कल का सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है, तो होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। तो ये बताइए पूरा होल इस पार्ट से बड़ा है कि नहीं, बड़ा है ना। सो दैट्स व्हाई दिस एक्सियोम 5 इज कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल ट्रूथ कि होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। तो यही रीजन आपको लिख देना है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और समझ में आई है तो इनको आप फटाफट कंप्लीट कीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।